नमस्कार दोस्तों, ओपन वैकेंसी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो वैकेंसी निकल कर आ रही है पटना हाई कोर्ट से बिहार के, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए आप। चलिए देखते हैं वैकेंसी की कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और क्या क्राइटेरिया है। अभी यह सरकारी जेल पर नहीं दिखाएगा। यदि आप लोग इसका नोटिफिकेशन चाहिए इसका जो आया हुआ है तो आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट जाइएगा गूगल पर, वहाँ पटना हाई कोर्ट डालिएगा। उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा फर्स्ट वाला, उस पर क्लिक कीजिएगा। देन आप यहाँ जो रिक्रूटमेंट है यहाँ देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। और जो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 यहाँ व्यू पर क्लिक कीजिएगा। तो आप लोग यहाँ से जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हमने उसको डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। बहुत ही बड़ी भर्ती है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इसको। देखिए ये है एडवर्टाइजमेंट, लगभग 550 पोस्ट है इसमें, देख सकते हैं आप लोग। कहाँ गए पेन? तो देखिए ये 550 पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रुप बी पोस्ट है ना। जॉब किसकी है तो ग्रुप बी की है, ठीक। लेवल 7 का जॉब है, जिससे पेमेंट आपका 44,000 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कैसा कैसा पोस्ट, कितने मतलब कितना आरक्षित है सीट, कितना आप लोग फाइट कर सकते हैं उसके बारे में। देखिए इसमें पहले ही दिखाया गया, जितने भी पोस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इस साइड में हॉरिजॉन्टल रिजर्व, ये सारे पोस्ट रिजर्व हैं। रिजर्व मतलब कुछ महिलाओं के लिए रिजर्व है, कुछ वैसे व्यक्ति जो कि हैंडीकैप्ड हैं ओएच के लिए, उनके लिए रिजर्व है। और हॉरिजॉन्टली रिजर्व मीन्स होता है कि यदि किसी का मतलब उसमें पोस्ट खाली भी रह गया फिर भी किसी अन्य को नहीं लिया जाएगा, किसी औरत को ही या किसी ओएच को ही लिया जाएगा, ठीक है। वही हॉरिजॉन्टली रिजर्व है ना। इसमें अनरिजर्व के लिए कितने पोस्ट हैं? 236 है और प्लस दो बैकलॉग के लिए है, ठीक। शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 88 सीट है, एसटी के लिए 5 सीट हैं, और ईबीसी के लिए 99, बीसी के लिए 66 और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए 54 पोस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल पोस्ट 548 अब प्लस 2 बैकलॉग के लिए, और यहाँ टोटल मिलाकर क्या हो गया 550 सीट हो गया, ठीक है। वो इसी में ऐड हो गया है। टोटल मतलब कि 236 पोस्ट है, उसमें 76 रिजर्व है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 88 पोस्ट है, उसमें 33 रिजर्व है ना। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 548 हो गए। आगे अभी चर्चा करेंगे हम लोग कि कितना इसका एलिजिबिलिटी क्या है, फी क्या है, एग्जाम कब तक लेगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। जितने भी टॉपिक हो सकते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड सभी को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी कर सकते हैं हम लोग, किसको फॉर्म डालना चाहिए, कौन डाल सकता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले ही इसमें कुछ पॉइंट दे दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी। उसके लिए बोला है कि मतलब क्या हो, इंडिया का हो, सिटीजन ऑफ इंडियन, ठीक। आप लोग तो तिब्बत और पाकिस्तानी है नहीं कि उसके बारे में चर्चा की जाए, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक और चीज पॉइंट ऐड किया गया है कि यदि अ मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन वाइफ अलाइव और अ फीमेल कैंडिडेट हु हैज मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ अलाइव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। समझ गए होंगे आप। बोल रहा है कि यदि आपकी 2 पत्नियां हैं और दोनों जीवित हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती। सेम कंडीशन अप्लाई होता है वुमेन के लिए। यदि उन्होंने 2 पति के साथ शादी की है तो और दोनों जीवित हैं तो क्या कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं। फिजिकल फिटनेस में कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, बस मेंटली आपका सही होना जरूरी है। देखिए लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी रिक्रूटमेंट अनलेस ही या शी इज इन गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेयर विद द इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑन हिज हर ऑफिशियल ड्यूटीज। मतलब मेंटली फ्री होना चाहिए,
ये नहीं कि ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ पागलपन का दौरा पड़ने लगा तो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सॉरी मैं मजाक कर रहा था, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। तो मेंटली फिट होना चाहिए बस। एज की बात करने पहले उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए एज क्या है इसमें। अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मस्ट नॉट बी बिलो 18 ईयर ऑफ एज ऑन द 1 जनवरी 2023। अर्थात मतलब कि 1 जनवरी से एज काउंट कर रहा है, और यदि आप 18 ईयर से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है 18 से ऊपर रखा गया है, ठीक है। और कब तक जोड़ा जाएगा, तो ये जोड़ा जाएगा 1 जनवरी 2023 तक, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कैटेगरी वाइज। देखिए जो EWS है या अनरिजर्व है, जनरल जो आते हैं, उनका जो मैक्सिमम एज है वो कितना है, 37 ईयर्स, ठीक है। बट नॉट अर्लियर देन 1986, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए 40 वर्ष तक दिया है, ठीक है, जो कि 1983 से पहले नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आगे चलते हैं। BC और EBC के लिए ये भी 40 ईयर्स है। ST और ST के लिए 42 ईयर्स दिया हुआ है। यहाँ आप लोग देखते रहेगा ना, आप लोग पटना हाईकोर्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो मैं इंपोर्टेड चीज होगा उसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। OH के लिए 47 ईयर तक रखा गया है, और इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होता है जो कि आगे मैं बताऊंगा। मतलब कि यदि आप OH हैं, देखिए यहाँ ST ST के लिए 42 मैंने बता दिया ऑलरेडी। आगे चलते हैं। OH के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। OH के लिए मिनिमम, OH में दिया गया है कि मिनिमम आपको 40% डिफेक्टेड होना चाहिए। मतलब कि 40% जो OH का फॉर्म वगैरह बनता है उसमें 40% आपका डिफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मतलब कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ ऑलरेडी दिया गया है, द एप्लीकेंट मस्ट पोजेस फॉलोइंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑन 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 जो डेट दिया है उसी के अंतर्गत जो आपका क्वालिफिकेशन है वो भी काउंट होगा। और इसमें क्या है, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये नहीं बोल रहा है कि आप इतना परसेंटेज से होना चाहिए, बस सिंपली ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ, कितना, 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ का कोई कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपके पास। 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स आपको चाहिए ही चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। आप ऑलरेडी जो पिछला बार हाईकोर्ट का फॉर्म आया था, जस्ट आया हुआ 4 या 5 महीने पहले, तो आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट बनाया होगा वो भी इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए यहाँ मैं कुछ छूट दिया है उसके बारे में चर्चा करिए। देखिए बोल रहा है कि who has served in the territorial army for a minimum period for 2 years or who has obtained a B certificate of the NCC National Cadet Corps, तो उसको कुछ छूट दिया जाएगा। shall other things being equal to given preference in the matter of direct recruitment to the establishment at the time of interview, ठीक है। देखिए टाइम ऑफ इंटरव्यू है ना, जब इंटरव्यू का टाइम होगा उस टाइम में आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। कब, जब यदि आप ऑलरेडी 2 साल तक सेना में काम कर चुके हों या आपके पास एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट मिलता है वो होना चाहिए, ठीक है। तो बी सर्टिफिकेट लगभग लोगों के पास होता है, तो इसका प्रेफरेंस आप लोगों को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं रिजर्वेशन के बारे में ना, किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। देखिए जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 16% आरक्षण है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए 1%, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 18%, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 12%, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत उनको 10% छूट दिया गया है। उसके अलावा यहाँ बोल रहा है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स एंड ऑर्थोपेडिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट्स शैल बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग मैनर। अर्थात जो ये छूट ऊपर दिया गया है रिजर्वेशन वो तो मिलेगा ही वुमेन को और OH मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड
जो ऊपर छूट दिया है वो तो मिलेगा ही, उसके साथ ही 35% अलग से आरक्षण दिया जाएगा, और जो ओएच कैंडिडेट है उनके लिए 4% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ कुछ खास नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। मोड ऑफ, हाँ देखिए सिलेक्शन का मोड क्या होगा, अब सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फर्स्ट, सबसे पहले आपका क्या होगा, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसमें जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अर्थात जब मेरिट बनेगा तो इसका नंबर ऐड नहीं होगा आपके मेरिट में। ठीक है, तो पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, जो कि क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, अर्थात वन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आप मार्क आ जाएगा, इसमें क्या होगा, लिखना होगा। ठीक है, अब लिखने में क्या क्या उसका क्या बोलते हैं सिलेबस है, उसको आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ना, कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं आपके पास, या फालतू सर्टिफिकेट कहीं से दुकान से खरीद लिए हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर अच्छे से चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, जब तीनों में आप फाइनल हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू होगा, और कौन कितने नंबर का होगा उसके बारे में आप जान लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी 40% इन प्रीलिमिनरी टेस्ट, मतलब जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें कम से कम आपको 40% लाना होगा, तभी आपको बुलाया जाएगा अगले एग्जाम के लिए। ये जरूरी नहीं है कि मतलब इतना आगे तो बुला लिया जाएगा, वो कट ऑफ पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर 40% से कम होगा तो आप कट ऑफ से, और कट ऑफ कम भी गया है और आपका 40% नंबर नहीं है तो आपका नहीं होगा। ठीक है, इस चीज के बारे में चर्चा किया गया है। सेकंड बोल रहा है कि 40% मतलब 40% इन ईच सेक्शन ऑफ रिटेन टेस्ट, रिटेन टेस्ट में भी आपको 40% मार्क्स लेकर आना होगा, वही इंटरव्यू में आपको 30% मार्क्स अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ सिलेबस के बारे में चर्चा की गई है। बोल रहा है the syllabus and scheme of examination is enclosed at Annexure 1, यहाँ आगे मिलेगा ना, उसको बाद में देखा जाएगा। अब देखिए कितना फी लगेगा, सबसे बड़ा पॉइंट है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फी कितना लगेगा। तो बता दूं मैं आपको कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, अनरिजर्व्ड, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस इंक्लूडिंग वोमेन, ठीक है, इसमें वोमेन के लिए कोई छूट नहीं दिया गया है अलग से। ठीक है, तो उनके लिए 1200 रुपया लगेगा। यदि आप एससी, एसटी और ओएच कैंडिडेट, ओएच मतलब हैंडीकेप्ड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट हैं, तो आपको देना होगा 600 रुपया। ठीक है, एससी, एसटी और ओएच के लिए 600, बाकी सभी के लिए 1200, चाहे वोमेन हो या मैन हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ फीस शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन मोड से आपका पेमेंट होगा, इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ रिफंड नहीं किया उसके बारे में कुछ है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं उसको, जो मुख्य पॉइंट है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, बेचैन मत होइए, मैं सब बता रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग कितना बेचैन होंगे, जो बताना है बता नहीं रहे, सिलेबस क्या होगा बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, ये तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ है उसका सिलेबस के बारे में, कहाँ चर्चा किया गया है। ज़्यादा स्पीड में ऊपर करेंगे तो फिर मिलने से रहा वो, कहाँ गया भाई। Annexure 1, हाँ ये रहा आपका सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहा। देखिए इसमें क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो आपका प्री होगा, प्री एग्जामिनेशन, रिटर्न तो बाद होगा, पहले प्री होगा, उसमें 25 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस मतलब टोटल चीज आ गया, जितना भी जीके जीएस होगा वो सब आ गया, उसके साथ ही साथ सीए यानी करेंट अफेयर्स भी आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जनरल अवेयरनेस हो गया। उसके बाद है रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब ये भी 25 नंबर का आएगा, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है जनरल एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर कितना आएगा, 25 नंबर का। ठीक है, वैसे बिहार के लोगों का तो मैथ ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, थोड़ा बढ़ाना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ाया, क्या कीजिएगा। उसके बाद है इंग्लिश अकेले 25 नंबर का इसमें पूछेगा। ठीक है, ये है हमारा प्री का टेस्ट। उसके बाद हिंदी आएगा 15 नंबर का, और आएगा कंप्यूटर
अवेयरनेस के बारे में 10 नंबर का। टोटल होगा 100 नंबर का। टाइम होगा 2 आवर मतलब 2 घंटा, और मिनिमम 40% आपको नंबर मिनिमम 100 में से 40 लाना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में, ठीक है। रिटन टेस्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव यानी आपको लिखना होगा, जैसे आप लिखते थे 10th में ना, कोई पेपर होता था कि इस क्वेश्चन का आंसर दो, सेम उसी तरह इसमें लिखना है, जैसे बीपीएससी का एग्जाम होता है उसी तरीके से इसमें क्या करना है, आपको इंग्लिश में लिखना है और सेम हिंदी में होगा। मतलब जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें 2 सब्जेक्ट होगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ठीक है। और बेसिकली दोनों लिटरेचर के साथ साथ, लिटरेचर नहीं होगा मतलब थोड़ा बहुत आगे देखते हैं सिलेबस क्या होगा उसमें देखा गया। देखिए इसमें जो इंग्लिश का है वो 60 नंबर होगा और हिंदी 40 नंबर का, जिसमें दोनों मिलाकर आपको इंग्लिश में कम से कम 24 नंबर और हिंदी में कम से कम 16 नंबर, दोनों मिलाकर 40 नंबर कम से कम आपको लाना होगा। 40 नंबर लाना ये भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि 24 नंबर इंग्लिश में चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदी में 40 है तो 40 लाकर हम पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इंग्लिश में 24 लाना ही लाना होगा, उसके बाद आपको हिंदी में 16 मिनिमम मार्क्स लाना ही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या क्या होगा उसमें, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए प्रिलिमिनरी जो टेस्ट है उसमें क्या क्या पूछेगा, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ है, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। और रिटन टेस्ट में क्या होगा सिलेबस इसका देखिए। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछेगा, द क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, ठीक है। आपके जनरल अवेयरनेस उसको टेस्ट के लिए पूछा जाएगा। अब क्या क्या होगा इसमें, इंडियन एंड इट्स नाइबर कंट्रीज, मतलब भारत और इसके जो पड़ोसी देश है उनके बारे में, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, मतलब जितना भी आप पढ़ते हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, जितना भी जीएस की तैयारी करते हैं टोटल इसमें पूछा गया है, ठीक। उसके साथ करंट अफेयर्स पूछा गया। करंट अफेयर्स में क्या क्या होगा, तो ऑथर्स, स्पोर्ट, इंपॉर्टेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट डेज, पीपल ऑफ न्यूज, करेंट इवेंट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंटरनेशनल अवार्डेड etc, इतना सब होगा, ठीक है। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ना भी करें तो हम इसका जो पीडीएफ है वो डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है, यहाँ देख सकते हैं डिफरेंस स्पेस, विजुअलाइजेशन स्पेस, ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल, रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल सभी रहेगा, ठीक है। इन द सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन टू द टेस्ट टू एबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी between number, basic arithmetic operation, percentage, ratio, proportion, distance, interest, profit loss, time and distance, time and work, height and distance and mensuration etc। ये आपका सिलेबस है मैथ का, ठीक है। आगे चलते हैं इंग्लिश में क्या क्या होगा, तो इंग्लिश में भी यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। इसमें ग्रामर होगा, देखिए यहाँ लिटरेचर होगा, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड होगा, फ्रेज होगा, इफेक्टिव मतलब पार्शियली एंड इफेक्टिव होगा। द क्वेश्चन विल ऑर्डिनरी कवर वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जितना भी आप पढ़ते हैं टोटल होगा इसमें, ठीक है। वही सेम सामान्य हिंदी है, हिंदी में भी लगभग सेम, कोई खास रहेगा नहीं, मतलब शब्द, रूपांश, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, सर्वनार्थी, शुद्धवर्तनी, अपठित, गद्यांश, वाक्य, उपसर्ग, समास, वाच्य, सदी सब होगा। हाँ, एक अच्छा चीज इसमें ये है कि छंद, अलंकार और रस ये नहीं दिया गया है, काफी टफ हो जाता है, थोड़ा आता है तो ये चीज में नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें इत्यादि भी लगाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। चलते हैं आगे, और रिटन टेस्ट का क्या होगा उसके बारे में जानते हैं ना। रिटन टेस्ट में क्या सिलेबस होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी बता दिया गया है कि 60 इंग्लिश और 40 हिंदी के लिए मार्क्स है, जिसमें से आपको 24 इंग्लिश में और 16 हिंदी में लाना ही लाना है, अनिवार्य है, ठीक है। इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या इसका सिलेबस होगा रिटन का, उसके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ दिया गया है, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब आपके पास इतना क्षमता होना चाहिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज समझ सकें, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड
idioms and ability to write English correctly, precisely and effectively. Question will ordinary include essay writing, यहाँ essay भी आएगा, ठीक है, लेटर भी आएगा, राइटिंग करना है, ठीक। उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन भी रहेगा, आइडियम्स एंड फ्रेज भी रहेगा, वोकैबुलरी भी रहेगा, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम, इंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ग्रामर, वॉइस नरेशन, कॉमन एरर, ये सभी रहेंगे, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लड़के काफी ज्यादा सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर, वो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में काफी परेशानी ना हो और फालतू के वेबसाइट जाकर डॉक्यूमेंट जो ये एडवर्टाइजमेंट है डाउनलोड ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी में भी सेम वही चीज है, जो आपका निबंध लेखन होगा, पत्र लेखन, संक्षेप, पठित ग्रंथान, सुभाष विन्यास, लोकांकित व्यवहार, जो भी बस सिंपल होता है हिंदी में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ एमएस एक्सेल के भी बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको इंटरनेट अच्छे से यूज करना आना चाहिए, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इसमें माहिर भी होंगे, ठीक है। तो चूंकि दिन भर पूरा यूट्यूब पर क्या आता है, रील्स देखते देखते आदत हो गई होगी, तो उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर। इंटरनेट यूज मतलब जो परफेक्टली उसका यूज होता है, उसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। और उसके बाद ये टोटल होने के बाद आपका होगा इंटरव्यू, जो कि 10 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको मिनिमम 3 मार्क्स लाना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही था इसका एडवर्टाइजमेंट, टोटल खत्म हो गया, बाकी कुछ खास है नहीं। और अच्छा हाँ, ये दिया है मतलब कहाँ कहाँ आपका लिस्ट ऑफ सिटीज डिस्ट्रिक्ट हैविंग एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब कहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए इसका सेंटर कहाँ कहाँ का होगा, पटना है, भोजपुर है, आरा, टोटल बिहार में ही होगा। उसके बाद नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली एट हाजीपुर, ईस्ट चंपारण एट मोतिहारी, दरभंगा, बेगूसराय, सरन एट छपरा एंड पूर्णिया। ये जो स्टेट है, जो शहर का नाम है, यहाँ पर क्या होगा आपका एग्जामिनेशन होगा, सेंटर होगा, ठीक। बस यही था लास्ट, और कुछ खास नहीं यहाँ पर। हाउ टू अप्लाई, ये तो आप लोग इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म डालना है, खुद से भी आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि वो वीडियो आप तक पहुंचे, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो जो मैं वीडियो दोबारा बनाऊंगा कि आखिर फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और वीडियो पसंद आया, काफी इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है आप लोगों को मैंने, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, यहाँ कुछ दिया है इसके बारे में, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है, जो रिसेंट कलर फोटोग्राफ होगा आपका, उसका यूज कीजिएगा। उसके साथ आप अपना सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन 10th मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, वो लगेगा। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, यदि आप ईडब्ल्यूएस या कोई भी मतलब किसी भी छूट के अंदर आते हैं तो वो भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है, कास्ट, नॉन क्रीमी और सबके लिए, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इफ एप्लीकेबल, यदि आप में बोले ओएस कैंडिडेट के लिए कुछ छूट है तो यदि है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, लगाना है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट और कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हिज कोर्ट इफ एप्लीकेबल, ये हम लोग के लेंगे। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इफ एनी, और भी कुछ है तो उसके लिए भी लगा सकते हैं। बोला यहाँ पर साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी मिनिमम ऑफ 50 KB एंड मैक्सिमम 100 KB, 100 से 50 KB के अंदर आपको फोटो, ये जो भी क्राइटेरिया है मैं उसको जब फॉर्म अप्लाई करूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में, और यदि जितने भी लेटेस्ट वैकेंसी आता है उसका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नई वैकेंसी आए बिहार में या कहीं भी तो तुरंत आप सब पहुंच सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।